गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 आपका ख़त्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब देख लीजिए आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। 5.1 भूमिका, एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। उसके बाद 5.2 यूक्लिड की परिभाषाएं, अभिगृहीत और अभिधारणाएं। उसके बाद एग्जाम्पल 1 2 3 करना है। एक्सरसाइज 5.1 का 1 2 3 में 1 2 यहाँ पे है, 3 भी आपको करना है। बाकी 5.2 भी है इसमें, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन से। इसके चैप्टर नंबर 5 में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। भूमिका पढ़ेंगे, यूक्लिड की परिभाषाएं पढ़ेंगे, अभिग्रहित पढ़ेंगे, अभिधारणाएं पढ़ेंगे और एक प्रमेय भी है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 5.21 तक पढ़ना है तो इसके आगे का हम नहीं। 5.3 जो इसमें जैसे कि 5.1 है, 2 है, उसमें 3 भी ये दिया है, लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, भूमिका लिखा हुआ है। मिस्र के एलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक यूक्लिड ने, गणित के शिक्षक थे, उनका नाम क्या था? यूक्लिड। 300 ईसा पूर्व तक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। मतलब 300 ईसा पूर्व तक गणित के में जितनी भी चीज़ें थी वो उन्होंने क्या किया, उसके ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। एलिमेंट्स एक पुस्तक का नाम है। उसमें क्या किया, इन्होंने जितनी भी 300 ईसा पूर्व तक गणित के बारे में जितनी भी जानकारी एकत्रित की उसको उस बुक में इन्होंने डाल दिया। इस अध्याय में हम ज्यामिति के प्रति, ज्यामिति आपको पता है, रेखाएं जो होती हैं वो सब ज्यामिति में आते हैं और अंक वो अलग होते हैं। यूक्लिड के दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे और ज्यामिति के वर्तमान स्वरूप में इसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अभी जो ज्यामिति चल रही है उसमें उसको जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। पहले की ज्यामिति और अब की ज्यामिति में थोड़ा बहुत अंतर है, वही दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक, सबसे पहला क्या है? एक बिंदु, पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। कोई भाग नहीं होता, यहाँ पे उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा हुआ है। ये इसका एग्जाम्पल है। क्या है? जैसे कि हम कोई बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, बिंदु ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। ये बिंदु है, लिखा हुआ है बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। इसका क्या होता है? कोई भी भाग नहीं होता। ये सिंपल एक बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, इसका कोई भी भाग नहीं होता है। दूसरी परिभाषा लिखी हुई है, एक रेखा मतलब लाइन चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित लंबाई होती है मतलब जैसे कि ये रेखा है, इसमें तो कोई चौड़ाई आपको दिख नहीं रही है, सिर्फ लंबाई है। इस यही लिखा हुआ है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, तीसरा क्या है? एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा, जैसे कि ये कोई रेखा है, इसके जो सिरे होते हैं आसपास के वो बिंदु होते हैं। जैसे कि ये हम कोई रेखा खींच दिया तो यहाँ पे ये इसको जो सिरे हैं वो क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। ये इसकी तीसरी परिभाषा। चौथी लिखी हुई है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। मान लो ये सीधी रेखा है, ये क्या है? बिंदुओं के साथ सपाट रूप से होती है। यहाँ पे रेखाएं पे कितने सारे बिंदु हैं जो सपाट रूप में है, उसके साथ ये स्थित है। पांचवी है, एक पृष्ठ सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मतलब कोई सरफेस है, उसकी सिर्फ क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। ये देख रहे हैं आप, ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई। छठे में क्या लिखा है? पृष्ठ के किनारे एजेस रेखाएं होती हैं। ये पृष्ठ, ये हमारा पृष्ठ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे किनारे, ये किनारे हैं इसके, ये रेखाएं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इन्हीं को बोला है पृष्ठ के किनारे। पृष्ठ के किनारे जो होती हैं वो क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा। अब आते हैं सेवंथ पे। सेवंथ में लिखा है, एक समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ का मतलब जैसे कि ये समतल है, आप समझ लो, ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। ये समतल है, राइट। मैंने पहले से बना, आपको बता देते हैं। ये समतल है, उस पर देखो, पहले ये सपाट लाइन, उसके बाद ये सपाट लाइन दिख रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? स्वयं पर सीधी रेखा है। सीधी रेखा देखा ना आपने? पहले मैंने इधर से सीधी रेखा खींची, फिर इधर से सीधी रेखा खींची, रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होता है। ये हो गई उसकी परिभाषाएं। अब पढ़ेंगे हम अभिग्रहित। अभिग्रहित क्या होता है? यूक्लिड के कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए कथन मानने की कल्पना की गई। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य थी। इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए,
मतलब कोई भी चीज़ उनको पता चली है और उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की कि ये सही है या गलत, उन्होंने बस उसको मान लिया कि ये सही है और वो हमेशा से सही। जैसे कि कोई 1 2 3 4 5 6 ले लो, ये पहले भी ये नंबर्स थे, लेकिन उन्होंने इसकी जांच नहीं की कि हाँ ये नंबर सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, बस उनको उन्होंने मान लिया। और हम अभी वही चीज़ पढ़ते हैं कि 1 2 3 4 वो क्या है, सत्य है, उसको गलत नहीं ठहराया गया है। उसको हम बोलते हैं अभिग्रहित। सामान्य अभिधारणाएं जिन्हें प्रायः अभिग्रहित कहा गया है, मतलब अभिधारणाएं और अभिग्रहित दोनों एक चीज़ होती है। वे कल्पनाएं जिन्हें निरंतर में प्रयोग किया जाता है, जिनका केवल ज्यामिति में ही नहीं, विशेष ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं है। ज्यामिति, जाहिर सी बात है, ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो बाकी सब में भी आते हैं। 1 2 3 4 या कोई भी गणित हो उस सब में ये आता है। अब पढ़ेंगे अभिधारणाएं। अभिधारणाएं अभी मैंने बोला कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं बिल्कुल सेम होती हैं, बस थोड़ी सी बस चेंजेस होती है। अभिधारणाएं, यूक्लिड ने कुछ गुणों को बिना सिद्ध किए सत्य कथन मानने की कल्पना की। ये कल्पनाएं वास्तव में अस्पष्टता सर्वव्यापी थी। इन्होंने अभिधारणा शब्द का प्रयोग उन कल्पनाओं के लिए किया जो विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित है। मतलब कि इसमें अभिग्रहित में क्या होता है, सारा इसमें लिखा हुआ है कि जो भी ज्यामिति से विशेष रूप से संबंध नहीं रखता है। और इसमें क्या है कि अभिधारणाएं हम इसलिए लेते हैं जो कि सिर्फ विशेष रूप से किससे संबंधित होती हैं, ज्यामिति से संबंधित। इसमें क्या होते हैं, सारे आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ क्या, ज्यामिति से ज़्यादातर संबंधित होती हैं। अब यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित के बारे में कुछ यूक्लिड के पढ़ेंगे। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि a बराबर b है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर, मतलब ये दो वस्तुएं हैं और ये दोनों एक ही वस्तु के बराबर हैं, वो एक दूसरे के बराबर होती है। अब a बराबर b है और c बराबर भी b है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a और c दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यहाँ पे a बराबर c। दूसरा लिखा है, यदि बराबरों को बराबर के साथ जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे कि ये a इक्वल टू बी हमने लिखा हुआ है, इसके साथ हम कोई भी अंक, ये कोई भी चीज़ ऐड कर दो, दोनों साइड ऐड कर दो, तो अगर a बराबर b था तो दोनों साइड c हमने ऐड कर दिया है, तो दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यूक्लिड की अभिग्रहित ये पहला है। दूसरा, तीसरा भी यही है, सेम है, मैंने उसको लिखा नहीं है, फिर आपको बता देते हैं, सिर्फ सेम टू सेम यही है, उसमें भी यही है। यदि बराबरों को बराबरों के साथ क्या किया जाए, घटाया जाए, ठीक है। तीसरे में क्या है, घटाया जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर b अगर है, तो यहाँ पे अगर हम कर देंगे a माइनस सी और b माइनस सी, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब आते हैं फोर्थ पे, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब परस्पर एक दूसरे के ऊपर आती हो। जैसे कि a और b एक रेखा और c और d एक रेखा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। बस वही लिखा हुआ है, जो एक दूसरे के ऊपर आती हो। आगे पढ़ेंगे हम नंबर 5 में लिखा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण मतलब ये ए जो है वो, इसके दो भाग हुए हैं, बी और सी इसके दो भाग हुए, बोला है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा हुआ था। ए जो है वो बी से भी बड़ा होगा और किससे बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा। छठा लिखा हुआ है, एक ही वस्तु के दुगने, एक वस्तु के दुगने, एक वस्तु है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। ये दो वस्तुएं दी हुई हैं, उसके दुगने, एक ही वस्तु के दुगने मतलब ये, इसका भी दुगना है और इसका भी दुगना है, क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो बी बराबर सी हो गया। एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के आधे हो गए और दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। अभिग्रहित 5.1 इसमें लिखा हुआ है, दिए हुए दो बिंदुओं के से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मान लो यहाँ पे दो बिंदु दिए, उससे एक अद्वितीय रेखा मतलब सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। आपको अच्छे से पहले पता है कि कोई भी अद्वितीय रेखा क्या होता है, उसमें सिर्फ एक लाइन खींची जा सकती है, सिर्फ एक रेखा। जरूरी नहीं कि ये बिंदु यार बिंदु सीधा सीधा हो, एक यहाँ पे हो एक यहाँ पे हो, इसको खींचेंगे तो एक क्या आएगी, सीधी रेखा ही आएगी। अभिधारणा एक बिंदु के एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बस वही है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक क्या होती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा दो में क्या लिखा हुआ है, एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये कोई रेखा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक एक रेखा है, उसको हम क्या करते हैं, अनंत रूप से इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभिधारणा 2 में क्या लिखा हुआ है कि एक शांत टर्मिनेट लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
ठीक है, कोई भी लाइन लो उसको क्या कर सकते हैं हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। अब अभिधारणा 3 में लिखा है किसी को केंद्र मानकर एक और किसी त्रिज्या के एक वृत्त खींचा जा सकता है। किसी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने कोई बिंदु रखी है यहाँ पे, उसको हम एक त्रिज्या मानेंगे और इससे हम लेके कोई भी एक क्या कर सकते हैं, हम वृत्त खींच सकते हैं। बस वही बोला हुआ, किसी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। दूसरा लिखा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं मतलब जैसे कि ये ले लो और ये ले लो, हमने दो खींचा, ये एक समकोण है और यहाँ पर ले लो ये दूसरा समकोण है। दोनों क्या हुआ है, समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण ए और ये कोण दो, तो क्या हो गए, कोण ए और बराबर कोण दो। तो समकोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होते हैं। पांचवें में क्या लिखा हो, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरे। एक सीधी रेखा है और इसके दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर के दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि उन दोनों कोणों का योग मिलकर समकोण से कम हो। समकोण मतलब दोनों कोण, मतलब 90 180 हो गया, तो 180 अंश से कम हो। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर किसी ओर मिलती हैं जिस ओर और दोनों कोणों का योग समकोण से कम होता है। जैसे कि ये देख लो यहाँ पे ये हुआ, ये दोनों का कोणों का योग क्या हो रहा है कि 180 अंश से कम हो रहा है। इसको हम आगे जाके मिलाएंगे तो क्या होंगी, ये एक जगह पे जाके मिल जाएंगी, तो दोनों कोणों का योग समकोण से क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं एक प्रमेय इसमें एक दिया हुआ है, प्रमेय 5.1, दो भिन्न रेखाओं को एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। इसमें लिखा हुआ है दो भिन्न रेखाएं हैं, मतलब दो भिन्न रेखाओं को एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हमें दो रेखाएं L और M दी हुई हैं, जिसे हम सिद्ध करना है कि L और M केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है। थोड़े समय के लिए हम मान लेंगे कि ये दोनों रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं P और Q को प्रतिच्छेदित करती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये L हो गई एक रेखा, एक रेखा M हो गई, ठीक है, ये L और ये M। तो यहाँ पे P Q क्या हो रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, ये P और ये Q, ये रेखा इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा P Q पर प्रतिच्छेदित करती है। इस प्रकार दोनों बिंदु P और Q से होकर जाने वाली दो रेखाएं L और M हो जाती हैं। परंतु यह कथन अभिलिखित 5.1 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अतः इस कल्पना से थे कि ये दोनों रेखाएं भिन्न बिंदुओं से होकर जाती हैं, ये गलत है। मतलब इसमें जो प्रमेय दिया हुआ है कि इसमें हमको ये 5.1 में क्या बताया था कि दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, लेकिन इस प्रमेय में क्या लिखा हुआ है, दो भिन्न रेखाओं से एक से अधिक उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। तो ये क्या हुआ, इसमें गलत लिखा हुआ है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम आगे एक्सरसाइज 5.1 करेंगे।